हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। जैसा कि आपने देखा था कि मैं कृषि विज्ञान के क्लास 12 के प्रथम अध्याय के दो वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और ये मेरा तीसरा लेक्चर, प्रथम अध्याय के तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फसलों का वर्गीकरण। यदि आप वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जाएं और वहां से आप पूरा वो मेरा लेक्चर देखें और कोशिश करें कि आप उन लेक्चर को नोट करें, ना कि सिर्फ देख करके ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक वो आपके माइंड से फिर वो कुछ दिन तक रहेगा, फिर वो निकल जाएगा। और फिर जब आप अपना नोट बनाएंगे तो नोट्स बनाने से क्या होगा, आप एक झटके में उसको आसानी से परीक्षा के टाइम में आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने फसलों के वर्गीकरण के प्रथम अध्याय के प्रथम वीडियोज में या प्रथम पार्ट में मैंने फसलों का वर्गीकरण जो है ऋतुओं के आधार पे किया था। मौसम के आधार पे फसलों को किस किस वर्गों में रखा गया है, किस किस भागों में बांटा गया है। उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में ये बताया कि फसलों को जीवन चक्रों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। फसल चक्र, लाइफ साइकिल क्या होते हैं, जीवन चक्र क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको पार्ट 2 में बताया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फसलों को उनके आर्थिक महत्व के आधार पर किस किस भागों में बांटा गया है। आर्थिक आधार कहने का मतलब हुआ कि वो कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें बेचकर हम आसानी से पैसा कमा सकते हैं, या वैसी फसलें जिन्हें बेचकर हमें आसानी से इनकम जनरेट हो सके, हमें कुछ पैसा मिल सके। तो उस प्रकार के फसलों को हम लोग कहते हैं आर्थिक महत्व की फसलें, जिनसे हमें पैसा मिलता है। तो उस आधार पे फसलों का वर्गीकरण जो है 13 रूप से किया गया। लेकिन डरना नहीं, ये 13 ग्रुप में किया गया है, लेकिन आपको मैं ये 13 ग्रुप जो भी जितने भी है मैं आज आपको करवा करके जाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 से 2 लाइन उसका परिभाषा देख लेना है और जो कि एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद कुछ उदाहरण बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें फसलें की कौन कौन सी फसल को किस वर्ग में रखा गया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो इसमें सबसे हमारा पहला है, तो जैसे कि आप कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं तो अभी एग्जाम में आप जाते हैं तो वहां सबसे पहले लिखेंगे कि आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। आप लिख सकते हैं 13 भागों में बांटा गया, इस प्रकार से। तो आपका जो होगा, जो एग्जामिनर होगा, वो उस समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ इसके पास नॉलेज है। तो चलिए, तो सबसे फर्स्ट में है अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों को हम लोग सीरियल्स क्रॉप भी कहते हैं। तो सीरियल्स क्रॉप क्या होते हैं कि वैसी फसलें जिसका दाना हम अनाज के रूप में खाते हैं। अनाज के रूप में कहने का मतलब हुआ जिसका हम कंजम्पशन अत्यधिक मात्रा में करते हैं, वैसे फसलों को हम लोग बोलते हैं अनाज वाली फसल। जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सारी फसलें जो होती है, जो छोटे छोटे दाने वाली फसलें होती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अनाज वाली फसलें। और अनाज वाली फसलों में कौन कौन सा आता है, जैसे कि धान है, उसके बाद गेहूं है, जौ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मड़ुआ है। इन सबों की उपभोग जो किया जाता है, कि जो खाया जाता है, वो बहुत अत्यधिक मात्रा में खाया जाता है। मड़ुआ जो है मड़ुआ बहुत पहले जो है खाया जाता है, हम लोग दादा दादी के जमाने में ही इसको उगाया जाता था और बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका कंजप्शन किया जाता था, इसके खाया जाता था। लेकिन अब ये सब तो बहुत अत्यधिक मात्रा में नहीं खाया जाता है, लेकिन गेहूं, जौ, मक्का ये अभी भी बहुत अत्यधिक मात्रा में खाया जाता है। दूसरा है हमारा दलहनी फसलें। तो दलहनी फसलें में क्या रखना, दलहनी फसलें जो लोग बोलते हैं याद रखने वाली है लेग्यूम्स क्रॉप्स। जब आपको फैमिली के बारे में बताएंगे तो वहां बताएंगे कि लेग्यूम्स क्रॉप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अब दलहनी फसलें के बारे में जाना। तो दलहनी फसलें क्या होती है,
वैसी फसलें जिससे हमें दाल प्राप्त होती है उसे दलहनी फसलें कहते हैं। तो इसमें कुछ भी याद करने वाली या रखने वाली बातें नहीं है। आप दाल कौन सा दाल खाते हैं इनको भी क्या याद करना पड़ेगा। जैसे मसूर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, ये सारी किसकी फसलें? दलहनी फसलें। तो हम इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। दलहनी फसलें मतलब जिससे दाल प्राप्त होती है। और दाल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दाल में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। तो जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं उनके लिए ये क्या है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। जो मांसाहारी होते हैं वो मांस से भी अपना प्रोटीन ये ले लेते हैं, लेकिन जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए क्या है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। और दाल में लगभग 24 से 26% तक प्रोटीन पाया जाता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। तो अब इसमें क्या बताना है? इसमें चना है, मटर है, मसूर है, मूंग है, अरहर है, खिचड़ी है, ये सारी फसलें जो कौन सी है? दलहनी फसलें। उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे तेलहनी फसलें। तो तेलहनी फसलें में क्या याद करना? ऑयल सीड क्रॉप्स, ऑयल मतलब तेल, तो ऑयल सीड क्रॉप्स में भी कुछ नहीं याद करना है। वैसी फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होती है उसे तेलहनी फसलें कहते हैं। तो बस एक लाइन में सिंपल सा हो जाएगा आंसर। उसके बाद तेलहनी फसलों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो बसा पाया जाता है। तेलहनी फसलें बसा का अच्छा स्रोत है। अब कुछ जो है दलहनी फसलें का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सरसों है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तीसी है। तो ये जो सारी फसलें हैं वो तेलहनी फसलें। तो इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। जो जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? तेलहनी फसलें कहते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं 4 नंबर में, रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें मतलब फाइबर स्टॉक। तो ऐसी फसलें जिनसे हमें रेशा प्राप्त होती है उन्हें रेशे वाली फसल कहते हैं। इसमें भी कुछ याद नहीं करना है, याद करना है तो सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है। तो रेशे वाली फसलें में कौन कौन सी आती है? तो कपास है, जिससे क्या होता है कि सूती वस्त्र बनता है। बहुत बड़े बड़े जो वस्त्र के उद्योग लगे हैं उनमें कच्चा माल सप्लाई करने का काम कौन करता है? तो यही सारी फसलें हैं जो कच्चा माल सप्लाई करने में कच्चा माल सप्लाई करती है वस्त्र उद्योग वाली कंपनियों को। उसके बाद हमारा इसमें क्या है? कपास है। उसके बाद इसमें हमारा जूट है, पटसन है, सनई है इत्यादि। जूट का बोरा आप लोग देखे होंगे, जिसमें मुख्य रूप से चावल वगैरह आता है। और ये जूट जो है अभी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये हो गया। उसके बाद रेशा वाली फसलें हो गया। आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है और इसमें कुछ नहीं। जो आप मान लीजिए यदि क्लास 12 में आपसे कुछ दिया जाता है कि आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करें, तो कुछ नहीं लिखना है, फसल का नाम लिखना है और बस सीधे लिखते जाना है। जैसे कि चारा वाली फसलें, तो ऐसी फसलें जिनसे हमें चारा प्राप्त होती है उसे चारा वाली फसलें हैं। तो अब चारा वाली फसलें कौन कौन सा है? चारा खाने का, तो चारा वाली फसलें। तो चारा वाली फसलें क्या होती है? यानी कि वैसी फसलें जो मुख्य रूप से जानवरों को खिलाने के लिए लगाया जाता है, तो उस प्रकार की फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? चारा वाली फसलें बोलते हैं। जैसे गाय को खिलाने के लिए, भैंस को खिलाने के लिए, बकरी को खिलाने के लिए, और भी बहुत सारे जो भी जानवर है जो घास खाते हैं। तो जो फसल लगाया जाता है घास के लिए मुख्य रूप से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चारा वाली फसलें। चारा खाने का मतलब जानवरों को खाना। तो कौन कौन से घास है देखिएगा, बरसीम है, नेपियर घास है, जई है इत्यादि। ये सारी घास क्या होते हैं? मुख्य रूप से जानवरों को खिलाने के लिए लगाया जाता है। और जब मैं जाऊंगा बीओ सावर के फील्ड पे, तो वहाँ भी कुछ ग्रासेस लगे हुए हैं जिनके बारे में मैं अपने इस YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ हमने 5 प्रकार से देख लिया कि कौन कौन से आर्थिक महत्व के आधार पे बांटा गया है। 1 नंबर में अनाज वाली फसलें हैं, फिर दलहनी फसलें हैं, फिर तेलहनी फसलें हैं, फिर आपका रेशे वाली फसलें, और उसके बाद चारा वाली फसलें। और उसके आगे देखेंगे अभी 13 प्रकार का है, अभी 5 हुआ और बचा होगा, उसको कर लेंगे। तो अगला फसल है हमारा शर्करा वाली फसल। शर्करा मीन शुगर, यानी कि चीनी। तो वैसी फसलें जिनसे हमें चीनी प्राप्त होती है, तो इसको फसल को क्या बोलेंगे? शुगर क्रॉप्स बोलेंगे या शर्करा वाली फसलें बोलेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं? आपका गन्ना आता है। गन्ना से ही मेन रूप से चीनी प्राप्त होता है। तो गन्ना जो है हमारा क्या है?
शर्करा वाली फसलें हैं। उसके बाद हमारा चुकंदर है, ये भी हमारा जो है शर्करा वाली फसलें। उसके बाद हमारा 7वां नंबर पे सब्जी वाली फसलें। इसमें भी याद करने वाली कोई बात नहीं। सब्जी वाली फसलें यानी कि वैसी फसलें जिनसे हमें सब्जी प्राप्त होती है उसे सब्जी वाली फसलें कहते हैं। और सब्जी वाले फसलें में क्या है कि किसी का पत्ता यूज किया जाता है, किसी का फूल यूज किया जाता है, किसी का जड़ यूज किया जाता है, किसी का तना यूज किया जाता है, यानी कि उसके अलग अलग परिवर्तित भागों का यूज किया जाता है। जैसे कि हम आते हैं इसमें आलू में, तो आलू का जो आप ट्यूबर्स खाते हैं वो क्या रहता है कि तना का परिवर्तित भाग होता है। आलू जैसे कि तना में आते हैं तो आलू क्या है, आलू जड़ नहीं, आलू क्या है, तना का ही परिवर्तित भाग होता है हमारा आलू जो होता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर्स। उसके बाद आते हैं हम लोग जड़। तो जड़ वाली कौन कौन सी हमारी सब्जियां ये पूछी जाएंगी आपसे कि आलू जो है जड़ वाली फसलें हैं कि तना वाली फसलें हैं या फिर क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे भी गए। उसके बाद हमारा मूली, गाजर, सलजम और ये सारी जो फसलें हैं कौन सी फसलें, हमारा जड़ वाली फसलें। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मूली किस प्रकार की फसलें हैं, तो जड़ वाली है। गाजर हमारा जड़ वाली फसलें हैं। सलजम हमारा जो है जड़ वाली फसलें हैं। तो ये सारी जड़ वाली फसलें। और तना वाली फसलों में हमारा है आलू है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पत्ता गोभी। जैसे कि पत्ता गोभी क्या देखते हैं कि हम लोग क्या यूज करते हैं, पत्ता यूज करते हैं। और जितने भी हम लोग साग खाते हैं, जो भी हमारा साग होता है उसे क्या यूज करते हैं, हम लोग पत्ता यूज करते हैं। तो पत्ता वाली कौन में आ जाएगा, तो पत्ता वाली सब्जियों में कौन सा आ जाएगा, पालक आ जाएगा। उसके बाद एक फूल जिसका हम यूज करते हैं तो कर्ड है। फूल गोभी है, फूल गोभी का हम लोग क्या यूज करते हैं, फूल यूज करते हैं। और उस फूल को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फूल गोभी का खाने वाला भाग का नाम बताइए, इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो कौन सा भाग खाया जाता है, तो कर्ड खाया जाता है। और बंदा गोभी में या फिर पत्ता गोभी में कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेड। उसके बाद देखते हैं, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है उत्तेजक फसलें। उत्तेजक फसलें मतलब स्टिमुलेंट क्रॉप्स। स्टिमुलेंट्स क्रॉप क्या होते हैं, यानी कि जिसके खाने से हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजक फसलें। या फिर जिसके खाने से, जिसके उपयोग से हमारे शरीर में ताजगी महसूस होती है, तो उस प्रकार के फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तेजक फसलें बोलते हैं। जैसे कॉफी हो गया, पीते हैं तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है, नींद में है आप पी ली तो सारा नींद गया, तो इससे हमारे शरीर में क्या होता है, एक ताजापन महसूस होता है। आप लोग देखे होंगे ताजा, पहले चाय का प्रचार आता था, उसमें प्रचार किया था ताजा भले, तो जिससे हमारे शरीर में ताजगी महसूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तेजक फसलें कहते हैं। जैसे तंबाकू है, चाय है, कॉफी है, इन सब फसलों को क्या कहा जाता है, उत्तेजक फसलें कहा जाता है। जैसे चाय में हमारा टैनिन पाया जाता है, कॉफी में हमारा कैफीन पाया जाता है, तंबाकू में हमारा निकोटीन पाया जाता है। तो ये सब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब को भी आप नोट करें, इसको भी लिखिए अपने नोटबुक में। ये हो गया। उसके बाद आती है जड़ तथा कंद वाली फसलें। तो ये कौन सी फसलें होती हैं, वैसी फसलें, ये हमने इसमें भी बताया था कि इन फसलों के परिवर्तित जड़ तथा तना का यूज किया जाता है। कंद मतलब क्या, ट्यूबर्स, कंद मतलब तना। तो तना वाली फसलों में हमने बताया ही था कि आलू जो है तना है। उसके बाद जड़ वाला इधर है, मूली है, गाजर है, सलजम है, उसके बाद पालक, ये हो गया। जड़ वाला भी बता दिया, तना वाला भी बता दिया। उसके बाद आते हम लोग औषधीय फसलों में। औषधीय फसलों में तो वैसी फसलें जिनसे हमें औषधियां प्राप्त होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, औषधीय फसलें कहते हैं। आज भी हम लोग बहुत सारे फसलों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये नहीं जान पाए कि कौन सा फसल जो है किस काम में आता है। जैसे कि कभी कभी गांव घरों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग रहते हैं जो कहीं से कुछ उखाड़ करके लाए और किसी घाव हो गया या फिर कुछ सांप बिच्छू भी काट लिया तो वहाँ लगा देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो अभी बहुत सारे ऐसे प्लांट से इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, लेकिन गाँव वाले लोग, जंगल में रहने वाले लोग उन सब चीज़ों को पहचानते हैं, उनको जानते हैं। लेकिन
आप अंधविश्वास में नहीं रहें, यानी कि मेरे कहने पर नहीं कि ऐसे कुछ लगा लें। यानी आपको जैसे कि कभी सांप को काट लिया हो तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तो औषधीय फसलों में कौन कौन सी आती है? तुलसी, इसबगोल, अश्वगंधा, सर्पगंधा, कालमेघ, धतूरा इत्यादि, ये सारी फसलें जो औषधीय फसलें हैं। औषधीय फसलें के बारे में भी क्लास 12 के एंड में दिया हुआ है, आपका जो बुक है उसके बारे में हम लोग औषधीय फसलों के बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल करके। तो इस सब के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। उसके बाद आती है मसाले वाली फसलें। तो मसाले वाली फसलें क्या है? यानी कि वैसी फसलें जिनसे हमें मसाला प्राप्त होती है। मसाला तो हम लोग क्या करते हैं? स्वाद के लिए यूज करते हैं, सुगंध के लिए यूज करते हैं। तो इन फसलों को मुख्य रूप से किसमें यूज किया जाता है? इनका उपयोग स्वाद एवं खुशबू के लिए किया जाता है। बहुत प्रकार के जैसे कि सब्जियों में किया जाता है, जैसे कि इलायची का हम लोग यूज करते हैं, खीर बनाने के समय उसको इलायची का यूज करते हैं। उसके बाद दाल बनाते हैं जिसमें हम थोड़ा सा तेज पत्ता का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे सब्जियां जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि मसालों का यूज करते हैं। तो यहाँ से इतना ही जानना कि वैसी फसलें जिनसे हमें मसाला प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? मसाला वाली फसलें कहते हैं। जैसे हमारा धनिया हो गया, हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, आदि अदरक हो गया। तो ये सारे कौन सी फसलें? हमारे मसालों वाली फसलें। जैसे कि धनिया है, हल्दी है, इलायची है, अदरक है, लहसुन है इत्यादि, ये सारी कौन से क्रॉप्स हैं? तो ये सारी हमारे मसाले वाली क्रॉप्स है। और यहाँ तक हमारा 11 क्रॉप्स हो गया, 2 क्रॉप्स और अभी हम करेंगे। तो हमारा अगला क्रॉप्स है, और अगला क्रॉप्स जो होगा हमारा 12वां क्रॉप्स। हमने 11 क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, और 12वां क्रॉप्स क्या है कि फल वाली फसलें, फ्रूट क्रॉप्स। तो इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है। वैसी फसलें जिनसे हमें फल प्राप्त होती है उसे फल वाली फसलें कहते हैं। और फल वाली फसलों में क्या होता है कि इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो कहाँ से डेवलप होता है फल? अंडाशय से। और एक जो होता है कि अंडाशय के अदर पार्ट से जो डेवलप होता है, पुष्पीय भाग से हो या किसी अन्य भाग से हो। तो यहाँ पे 2 प्रकार के फल आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट और एक को बोलते हैं हम लोग ट्रू फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट उसको बोलते हैं जो ओवरी से यानी कि अंडाशय से डेवलप नहीं होकर के किसी पुष्प के किसी अन्य भाग से डेवलप होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट यानी कि झूठी फसलें, झूठी फल। और एक होता है हमारा ट्रू यानी कि सत्य फल। तो जो अंडाशय से डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सत्य फल। और जो अंडाशय के किसी और भाग से जो डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं असत्य फल। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेब, स्ट्रॉबेरी, अनानास इत्यादि, ये सारे क्या है? हमारे असत्य फल है, फॉल्स फ्रूट है। इसके अलावा हमारा हो गया आम हो गया, पपीता हो गया, ये सारा लीची हो गया, ये सारे क्या है हमारे? ये सारे जो भी है हमारे वो ट्रू फसल है, ट्रू फल यानी कि सत्य फसलें। उसके बाद आते हैं हम लोग रोपस्थली फसलें। रोपस्थली फसलें यानी कि प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप का कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी फसलें जिसका प्रयोग हम लोग विदाउट प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण किए बिना उपयोग नहीं कर सकते। वैसी फसलें जिसका उपयोग हम लोग बिना प्रसंस्करण किए उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोपस्थली फसलें कहते हैं या प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। जैसे कि हमारा चाय हो गया, चाय को क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग किया जाता है, यानी कि उनकी पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर मशीन में उसको छोटा छोटा बनाया जाता है। तो बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे घरों में आता है, तब जा करके हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कॉफी हो गया, कॉफी भी इसी प्रकार से उसका बहुत सारा प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ये यूज में आता है। तो ऐसी फसलें जिनका बिना प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण किए यूज प्रयोग नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोपस्थली फसलें कहते हैं। एक और भी शब्द आता है, एक आता है प्लांटिंग। ये प्लांटेशन क्रॉप से और एक है प्लांटिंग। प्लांटिंग ये क्या है कि एक प्रकार के किसी पौधा को लगाने का मेथड है, यानी कि वैसा पौधा जिसका हम वेजिटेटिव पार्ट
काट करके भूमि में लगा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटिंग। जैसे हमारा गन्ना हो गया, गन्ना का क्या करते हैं कि एक तना लेते हैं उसको और उसको ही मिट्टी में हम लोग गाड़ देते हैं और वहां से ही क्या हो जाता है कि हमारा पौधा निकल आता है, तो उसको ये क्या हो गया, प्लांटिंग हो गया। इसी प्रकार से जो शकरकंद में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं कि उसके तना को लेते हैं और उसको भूमि में दबा देते हैं और फिर वहां से क्या होता है, हमारा नया पौधा तैयार हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटिंग। ये प्लांटेशन क्रॉप्स अलग है और ये प्लांटिंग जो है ये अलग है। तो आज के लिए इतना ही, और ये पूरा जो है हमारा ये 13 क्रॉप का जो क्लासिफिकेशन 13 जो क्रॉप्स थे ये सब सारे किसके अंतर्गत आते हैं, फसलों के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहेगा, और जो भी हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उस वीडियो को भी देखें। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, कि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमारा ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लग रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सभी बातें आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।